मेरी पत्नी का पहला प्यार मुझे धोखा देना चाहता था। उसने हमारी 5वीं शादी की सालगिरह के डिनर पर सबके सामने उसके लिए वह गाना गाया जिससे उनके प्यार पर मुहर लग गई। मेरी बेखबर पत्नी ने लाल गुलाब का गुलदस्ता ले लिया। हमारे परिवार और दोस्तों के सामने उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन जब उस आदमी ने कहा, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस यह है कि मुझ में तुम्हें उस समय ले जाने की हिम्मत नहीं थी, तो वह सच में खड़ा हो गया और अपनी तर्जनी उंगली उसकी उंगली में मिला दी। कमरा एक पल के लिए शांत हो गया, फिर तालियों से गूंज उठा। सबने मुझे देखा। उस पति को जिसने डिनर होस्ट किया था, उनकी आंखें एक तमाशा देखने के उत्साह से भर गईं। हालांकि मैंने बस अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और शांति से कहा, क्योंकि तुम इतनी इमोशनल हो, मैं उसे अपनी सीट दे देता हूं। तुम सब आगे बढ़ो। रेस्टोरेंट इतना शांत था कि दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। मेरी पत्नी फैंकिन ने अचानक उस आदमी का हाथ छोड़ा, मेरी तरफ देखने के लिए मुड़ी। उसकी आंखों में घबराहट की एक झलक थी। उस आदमी सॉन्ग यू के चेहरे पर मैं जीत गया वाला भाव था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। जियांग चेन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? फैंकिन की आवाज कई ऑक्टेव ऊंची हो गई और उसने भौहें चढ़ाई। मैं मुस्कुराया, अपना वाइन ग्लास उठाया और एक ही घूंट में पी गया। फिर एक एक शब्द मैंने कहा, तलाक मैं कुछ नहीं लूंगा। क्या तुम दोनों के साथ रहने के लिए यह काफी रोमांटिक है? टेबल पर बैठे रिश्तेदारों और दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। कुछ ने अपना खाना खाया तो कुछ ने अपने फोन देखने का नाटक किया। फैंकिन का चेहरा गुलाबी से पीला पड़ गया। उसने सॉन्ग यू को धक्का दिया। उसकी आवाज धीमी थी और दांत भींचे हुए थे। इधर आओ। क्या तुम पागल हो? इतने सारे लोगों के सामने तुमने मेरी इज्जत गिरा दी। जिसकी इज्जत गिरी वह मैं हूं, तुम नहीं। मैंने अपना ग्लास नीचे रखा और शांति से उसे देखा। जब तुम और तुम्हारा पहला प्यार सबके सामने हाथ पकड़े हुए थे, तो क्या तुमने कभी सोचा कि मैं कहां खड़ा हूं? वो बस एक शराबी है। उसने कुछ ड्रिंक्स पी ली थी और इमोशनल हो गई थी। मैं उसे ऐसे ही दूर नहीं कर सकता था, है ना? फैंकिन की आवाज कांपने लगी और उसकी आंखें लाल हो गईं। पहले मैं नरम पड़ जाता, मैं उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता कि ठीक है, लेकिन इस बार मुझे कोई इमोशन महसूस नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ एक हफ्ते पहले मैंने सॉन्ग यू के साथ उसकी सारी चैट हिस्ट्री देखी थी। बहुत समय हो गया, तुम्हारी बहुत याद आती है से लेकर रात 11 बजे भेजे गए मैसेज, क्या तुम सो रही हो तक की बातें, यूनिवर्सिटी रियूनियन की वो तस्वीरें जो वो चुपके से गई थी, जो उसने मुझे कभी नहीं दिखाई, सब उसके हमेशा मौजूद टैबलेट पर साफ तौर पर स्टोर है। मैं बेवकूफ नहीं हूं। मैंने बस आंखें मूंद लीं। आज तक मेरे बुलाए गए 20 से ज्यादा रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने उसने खुद मेरी इज्जत की आखिरी बूंद भी फाड़ दी। किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी। मैंने उसका कंधा थपथपाया, एक अजनबी को दिलासा देना चाहता था। मैं तुम दोनों को बहुत पहले से जानता हूं, फैंकिन। पिछले 6 महीनों में मैंने तुम्हें अनगिनत मौके दिए हैं, लेकिन हर बार तुमने मेरी टॉलरेंस को कमजोरी समझ लिया। फैंकिन एकदम जम गई। उसके होंठ कांप रहे थे। वह बहुत देर तक एक भी शब्द नहीं बोल पाई। फिर सॉन्ग यू पास आया, लाल गुलाब का गुलदस्ता टेबल पर रखा और मजाक उड़ाते हुए कहा, भाई जियांग, गलत मत समझो, मुझे और फैंकिन बस एक पुराना क्लासमेट है जो बहुत ज्यादा पीता है। ये सच में कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं है कि तुमने लव सॉन्ग गाए। ये कुछ भी नहीं है कि तुमने उसे आधी रात को टेक्स्ट किया कि तुमने उसके बारे में सपना देखा है। मैं उसे देखकर मुस्कुराया। सॉन्ग यू, तुम एक शादीशुदा आदमी हो, किसी और की डिनर पार्टी में अपनी फीलिंग्स बता रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि ये सही है? सॉन्ग यू का चेहरा लाल हो गया। उसकी पत्नी उसके सामने बैठी थी, सिर झुकाए, चुपचाप। उसकी उंगलियां टेबल क्लॉथ को कसकर पकड़े हुए थीं। मैं खड़ा हुआ, अपना कोट पकड़ा और रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ चला गया। मेरे पीछे से फैंकिन की रोती हुई आवाज आई, जियांग चेन, वापस आओ, मुझे समझाने दो। मैं पीछे नहीं मुड़ा। घर जाते समय मैंने अपने वकील को फोन किया, बूढ़ी जेंग, क्या डिवोर्स एग्रीमेंट तैयार है? मैंने तुम्हें उसकी बेवफाई का सबूत भेज दिया है, उसे घर से जाने दो। क्या सब ठीक है? फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। बूढ़ी झेंग ने आह भरी, जियांग चेन, क्या तुम्हें पक्का यकीन है? तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए हैं, तुम्हारा बच्चा सिर्फ 3 साल का है। क्या तुम्हें पक्का यकीन है? मैंने फोन रख दिया, कार सड़क के किनारे खड़ी की और एक सिगरेट जलाई। शादी के 5 साल। मैंने सोचा कि मैं ईमानदारी को ईमानदारी से बदल सकता हूँ। मैंने फैंकिन को एक आम जवान औरत से बिगाड़कर सबको जलाने वाली बना दिया, एक बॉस लेडी। मैंने उसे वह सब दिया जो वह चाहती थी। उसने कहा कि वह मेरा इंतजार करेगी और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। लेकिन उसे अब भी लगता था कि यह काफी नहीं है। उसे अब भी लगता था कि वो लड़की जो सिर्फ प्यार के गाने गाती है और जिसके पास कोई पक्की नौकरी भी नहीं है, मुझसे बेहतर है। क्या यह बेकार है? हाँ, है। लेकिन इससे भी ज्यादा बेकार यह है कि मुझे वह गुस्सा और दर्द महसूस नहीं हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। बस एक भारी राहत का एहसास हुआ। घर वापस आकर नैनी मेरी बेटी डोडुओ को सुला रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर डोडुओ तुरंत बिस्तर से कूद गई, आंखें मलते हुए और पुकारते हुए, डैडी। मैं उसके पास गया और उसे गले लगाया, उसका माथा चूमा। डोडुओ 3 साल की है, सबसे प्यारी उम्र। जब वह मुस्कुराती है तो उसके 2 छोटे छोटे डिंपल पड़ते हैं। उसकी आंखें मुझे देखती हैं, उसका मुंह और ठुड्डी फैंकिन की तरफ होती है। मम्मी कहाँ है? डोडुओ ने पूछा। मम्मी कुछ करने बाहर गई हैं, वह आज रात वापस नहीं आएंगी। मैं मुस्कुराया और कहा, डैडी तुम्हारे साथ सोएंगे, ठीक है? डोडुओ ने खुशी से ताली बजाई। उसे मेरी आंखों में उदासी का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। डोडुओ को सुलाने के बाद मैं स्टडी में बैठा, कंप्यूटर चालू किया और डिवोर्स के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने लगा। असल में मुझे ये सब बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं हिचकिचा रहा था। हमेशा उसे एक आखिरी मौका देना चाहता था। आज तक वह 10 से ज्यादा लोगों के सामने उसने मुझे जवाब दिया। जैसे ही मैं सोच ही रहा था, मेरा फोन बजा। ये फैंकिन का फोन था। जियांग चेन, क्या तुम घर पर हो? उसकी आवाज शांत थी। मैं कुछ लेने वापस आई थी, उसने ऐसे कहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, आ जाओ। 20 मिनट बाद फैंकिन ने दरवाजा खोला। उसने अपने कपड़े बदल लिए थे। अब वह च्योंगसम नहीं जो उसने पार्टी में पहना था, बल्कि एक ढीला स्वेटशर्ट और जीन्स था। वह स्टडी में आई, मुझे कंप्यूटर के सामने बैठा देखा और एक पल चुप रहने के बाद बोली, तुम सच में डिवोर्स चाहते हो? सच में? सिर्फ आज की घटनाओं की वजह से? उसका लहजा थोड़ा टालने वाला था। जियांग चेन, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुमने पहले मुझे कैसे नजरअंदाज किया? तुम रोज सुबह जल्दी निकल जाती हो और देर से घर आती हो और वीकेंड पर तुम्हें लोगों से मिलना जुलना पड़ता है। मैं अकेले बच्चे को पाल रही हूँ और घर संभाल रही हूँ। मैंने कितना, क्या तुम्हें पता है अकेलापन क्या होता है? मैंने उसकी तरफ देखा। अचानक ये
औरत एक अजनबी सी लगने लगी। 5 साल पहले जब मैंने उससे शादी की थी, वह नरम दिल, दयालु, समझदार थी और यह भी जानती थी कि हालात कैसे पलटे जाते हैं। लेकिन अब उसने अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देना सीख लिया है, तो तुम सॉन्ग वू को ढूंढने चली गई। मैंने कंप्यूटर बंद किया और अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई। फैंकिन, सच बताओ तुम दोनों कब से साथ हो? फैंकिन की आंखें चमकीं, फिर शांत हो गईं। हम बस आम दोस्त हैं। हम कभी-कभी मिलते हैं और बातें करते हैं। उसने आज बहुत ज्यादा पी ली थी और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसी बातें कहेगी। मैं हंस पड़ी। आम दोस्त? मैंने दराज से प्रिंटेड चैट लॉग का एक ढेर निकाला और उन्हें टेबल पर फेंक दिया। इन्हें देखो, क्या ये आम दोस्त जो कहते हैं? फैंकिन का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने पेपर उठाए, लेकिन कुछ ही लाइनें पढ़ने के बाद उसकी उंगलियां कांपने लगीं। क्या तुम बहुत आगे निकल गए? मैं उठा और खिड़की के पास गया। फैंकिन, मैंने तुम्हें 6 महीने दिए थे, लेकिन तुमने न सिर्फ पलट कर नहीं देखा, बल्कि तुम और भी बुरे हो गए। तुम उसकी पीठ पीछे उसके साथ मूवी देखने गए। तुमने मुझसे क्लास रियूनियन में जाने के बारे में झूठ बोला, लेकिन तुम असल में उसके घर गए। तुमने डोडुओ के लिए हमारे एजुकेशन फंड से 30,000 युआन भी निकाले और उसे उधार दे दिए। तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता था? मैं बस इंतजार कर रहा था, तुम्हारे मन बदलने का इंतजार कर रहा था। स्टडी में शांति थी, सिवाय फैंकिन के दराजों के हिलने डुलने की आवाज के। काफी देर बाद उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफी की जरूरत नहीं है। तो मेरा क्या? मुझे बस तलाक। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी शादी को तुमसे 5 साल हो गए हैं। मैंने डोडुओं को जन्म दिया है और तुम चाहते हो कि मैं खाली हाथ जाऊं? उसकी आवाज तेज होने लगी। तुमने हमारी शादी के दौरान मुझे धोखा दिया। कानून के हिसाब से तुम्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल सकता है, लेकिन मेरे पास जो सबूत हैं, वे यह पक्का करने के लिए काफी हैं कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं मुड़ा और शांति से उसे देखा, लेकिन मैं ज्यादा बेरहम नहीं बनना चाहता। मैं तुम्हें एक घर और 800,000 युआन दूंगा, जो तुम्हारे रहने के लिए काफी है। तुम डोडुओं की कस्टडी छोड़ दो, इस शर्त पर कि फैंकिन की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम डोडुओं को मुझसे छीनना चाहते हो? बात यह नहीं है कि मैं उसे छीन रहा हूं, बात यह है कि तुम मां बनने के लायक नहीं हो। मेरी आवाज ठंडी हो गई। जिस रात तुम सॉन्ग यू के साथ डेट पर गई थी, डोडुओं को 29 डिग्री सेल्सियस का तेज बुखार था। मैं उसे अकेले हॉस्पिटल ले गई थी। उस समय जब तुमने शराब पीकर बार में हंगामा किया था, तो नैनी ने पूरी रात डोडुओं का ध्यान रखा था। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने एक मां के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी की? फैंकिन ने अपना मुंह खोला, लेकिन एक भी शब्द नहीं बोल पाई। वह एक कुर्सी पर धंस गई और अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। मैंने उसे दिलासा नहीं दिया। मेरे कंधे जोर से कांप रहे थे। इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो, चलो आपसी सहमति से अलग हो जाते हैं। मैंने उसके सामने डिवोर्स के प्रिंटेड पेपर्स बढ़ा दिए। अगर तुमने साइन नहीं किया तो हम कोर्ट में मिलेंगे। फैंकिन ने अपनी लाल और सूजी हुई आंखों से मुझे देखा, फिर अचानक हंस पड़ी, थोड़ी दुख भरी हंसी। जियांग चेन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई हो? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि बाहर तुम्हारा कोई और है? मैं एक पल के लिए रुकी, फिर अपना सिर हिलाया। तुम्हें मुझ पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। मैं जियांग चेन ईमानदारी से काम करता हूं। अगर मैंने नहीं किया तो नहीं किया। तुम्हारी कंपनी में वह फीमेल डायरेक्टर कहां है, लिन जियोक्सी? तुम्हें लगता है कि मैंने तुम दोनों की बिजनेस ट्रिप पर साथ में ली गई फोटो नहीं देखी? फैंकिन खड़ी हो गई और मुझे ध्यान से देखने लगी। लिन जियोक्सी मेरी एम्प्लॉय है। हमारा रिश्ता पूरी तरह से इनोसेंट है। मैंने आह भरी। फैंकिन, यह मत सोचो कि हर कोई तुम्हारे जैसा है। फैंकिन ने दांत पीसते हुए एक पेन उठाया और डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। उसने बहुत जोर से लिखा। पेन की नोक लगभग कागज में चुभ रही थी। साइन करने के बाद उसने पेन नीचे फेंक दिया, अपना बैग उठाया और बिना पीछे देखे चली गई। दरवाजे पर वह रुकी, मुड़ी नहीं और भारी आवाज में कहा, मैं तुम्हें इस वीकेंड ले आऊंगी। ठीक है। दरवाजा बंद हो गया और पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मैं अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गई। साइन किए हुए डिवोर्स एग्रीमेंट को देखते हुए मेरा दिल, मैं उस एहसास को बता नहीं सकती। शादी के 5 साल, अगली सुबह यह बस ऐसे ही खत्म हो गया। फैंकिन और मैं सिविल अफेयर्स ब्यूरो गए। पेपर वर्क देख रही लेडी ने हमें हमारे बच्चे के साथ देखा और कुछ सलाह दिए बिना नहीं रह सकी। फैंकिन ने अपना सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, हमने सोच लिया है। पेपर वर्क पूरा होने के बाद लाल मैरिज सर्टिफिकेट को हरे रंग में बदल दिया गया। जब हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो से बाहर निकले तो सूरज की रोशनी आंखों को चौंधिया रही थी। फैंकिन दरवाजे पर खड़ी थी, डुओ डुओ को पकड़े हुए। उसकी आंखें लाल थीं। डुओ डुओ, अब से तुम्हें अपने पिता की बात माननी होगी। उसने डुओ डुओ के गाल पर किस किया। उसने उसे किस किया, बच्चा मुझे दिया, मुड़ा और तेजी से सड़क किनारे खड़ी एक ग्रे सेडान की ओर चला गया। खिड़की नीचे की। ड्राइवर वहां बैठा था। उसने मुझे देखा और हल्का सा मुस्कुराई, मेरी तरफ सिर हिलाया और फिर गाड़ी चलाकर चली गई। फैंकिन चली गई। डुओ डुओ मेरी बाहों में रोई। मम्मी, मम्मी पुकारते हुए मैंने उसे कसकर गले लगाया और फुसफुसाया, मम्मी बस एक ट्रिप पर जा रही हैं। डुओ डुओ ने मुझे हैरानी से देखा। मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी, उसने कहा। आंसू अभी भी उसकी पलकों से चिपके हुए थे। मैंने उसके आंसू पोंछे, उसे उसकी कार की सीट पर बिठाया और घर चला गया। रास्ते में मुझे फैंकिन का मैसेज मिला, घर और पैसे कब आएंगे? मैंने जवाब दिया। 3 दिन बाद उसने एक और मैसेज भेजा, डुओ डुओ, उसका अच्छे से ख्याल रखना, मैं उसे हर शनिवार को ले जाऊंगी। मैंने उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अपनी सारी एनर्जी काम और अपने बच्चे पर लगा दी। कंपनी बहुत अच्छा चल रही थी। लिन शियाओक्सी एक बहुत अच्छी एम्प्लॉय थी जो बिजनेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही थी। डुओ डुओ बहुत समझदार है। कभी कभी यह पूछने के अलावा कि उसकी मां कब वापस आएगी, वह ज्यादातर अच्छे से रहती है। फैंकिन हर शनिवार को डोडुओ को लेने आती है। हर बार सॉन्ग यू उसे ड्राइव करके ले जाती है। वह डोडुओ को अम्यूजमेंट पार्क ले जाती है और स्वादिष्ट खाना खिलाती है, फिर शाम को वापस ले आती है। डोडुओ जब वापस आती है तो हमेशा खुश रहती है, जिससे मेरा मन थोड़ा शांत हो जाता है। लेकिन यह ज्यादा दिन नहीं चला। लगभग 2 महीने बाद फैंकिन ने अचानक मुझसे कॉन्टैक्ट किया और कहा कि वह कुछ दिनों के लिए डोडुओ को शहर से बाहर ले जाना चाहती है। मैंने सोचा और मान गया। आखिर वह बच्चे की मां है और मेरे पास मना करने का कोई कारण नहीं था। डोडुओ को ले जाने के बाद तीसरी रात मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। ये सॉन्ग यू का कॉल था। मिस्टर जियांग, डोडुओ मेरे साथ ठीक है, चिंता मत करो, उसने कहा। उसकी आवाज शांत थी, जैसे वह मुझसे बात कर रही हो। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बुरा लगा। कुछ खास नहीं, बस तुमसे बात करनी थी। वह मुस्कुराया।
फैंकिन और मेरे पास आजकल थोड़े कैश की कमी है। तुम्हें पता है हमने अभी एक छोटी सी कंपनी शुरू की है और इन्वेस्टमेंट काफी बड़ा है। तुम बहुत अमीर हो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कितना? ज्यादा नहीं, तुम्हारे लिए यह कुछ भी नहीं है। 3 मिलियन। अगर मैंने नहीं दिया तो डोडुओं को शायद कुछ और दिन मेरे साथ रहना पड़े। उसकी आवाज ठंडी हो गई। मिस्टर जियांग, सोच लो, फैंकिन बच्चे की माँ है। बच्चे को कुछ दिनों के लिए बाहर ले जाना कानूनी तौर पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुलिस को बुलाने से कोई फायदा नहीं होगा। फोन पकड़े हुए मेरा हाथ कांप रहा था, डर से नहीं बल्कि गुस्से से। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सॉन्ग यू बच्चे का इस्तेमाल करके मुझे ब्लैकमेल करने की हिम्मत करेगा और मुझे उम्मीद नहीं थी कि फैंकिन उसके कामों को मानेगा। मैंने फोन रख दिया। मैंने इसके बारे में सोचा और तुरंत अपने वकील लाओ झेंग को फोन किया। सुनने के बाद लाओ झेंग काफी देर तक चुप रहा और बोला, जियांग चेंग, यह सिचुएशन सच में मुश्किल है। जब कोई माँ अपने बच्चे को बाहर ले जाती है, जब तक कि कोई साफ सेफ्टी थ्रेट न हो, पुलिस के लिए दखल देना मुश्किल होता है। तुम्हारा एक ही तरीका है कि पहले पैसे दो, बच्चे को वापस लाओ और फिर कस्टडी बदलने के लिए केस करो। 3 मिलियन उन्हें दे दो, मैंने दांत पीसते हुए कहा। मुझे पता है कि तुम तैयार नहीं हो, लेकिन अभी सबसे जरूरी चीज बच्चे की सेफ्टी है। बूढ़े झेंग ने आह भरी। पहले डोडुओं को वापस लाओ, बाकी हम बाद में देख लेंगे। मैंने फोन रख दिया और थोड़ी देर अंधेरे में बैठकर सोचता रहा। आखिर में मैंने सॉन्ग यू के लिए 3 मिलियन कमाए। 1 घंटे से भी कम समय में वह डोडुओं को वापस ले आया। जब डोडुओं ने मुझे देखा तो वह दौड़कर मेरे पैर से लिपट गया और बहुत देर तक रोता रहा। मैंने उससे पूछा कि क्या वह पिछले कुछ दिनों से खुश था। वह रोते हुए बोला, अंकल बहुत मतलबी है, मैं घर जाना चाहता हूँ। मम्मी मेरे साथ नहीं खेलेंगी। मेरा दिल ऐसा लग रहा था जैसे चाकू से कट रहा हो। मैंने डोडुओं को पकड़ा और उसे बहुत देर तक दिलासा दिया, इससे पहले कि वह धीरे धीरे सो गया। उस रात मुझे एक पल भी नींद नहीं आई। मैं सोच रहा था, मैंने ऐसा क्या गलत किया कि मेरे बच्चे को ऐसी तकलीफ हो रही है। मुझे लगता है कि मैंने उसके साथ, फैंकिन के साथ या इस शादी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। तो फिर ये सब ऐसे क्यों हुआ? मेरा ज़मीर साफ है। मैंने इस बारे में बहुत देर तक सोचा और आखिरकार एक बात समझी। कुछ लोगों के साथ अच्छा होना उतना अच्छा नहीं है जितना खुद के साथ अच्छा होना। अगले दिन मैंने लाओ झेंग से कस्टडी बदलने के लिए कोर्ट में केस फाइल करवाया। उसी समय मैंने सॉन्ग यू और फैंकिन की तथाकथित छोटी कंपनी की असली पहचान की जांच शुरू कर दी। अगर मैं जांच नहीं करूंगा तो मुझे और भी पता चलेगा। अगली चीज जो मुझे पता चली वह यह है कि पिछले कुछ वर्षों में सॉन्ग यू के तथाकथित उद्यमशील उपक्रम वास्तव में एक सांस्कृतिक मीडिया कंपनी की आड़ में अवैध धन उगा ही थे। उसने फैंकिन का उपयोग किया। जांच से प्राप्त जानकारी ने अनजान निवेशकों को उच्च रिटर्न का वादा करके लुभाया और फिर उस पैसे को फिजूल खर्ची और कर्ज चुकाने में उड़ा दिया। फैंकिन न केवल इस बारे में जानती थी, बल्कि उसने अपने नाम का उपयोग करके कई ग्राहकों को भर्ती करने में भी भाग लिया। फैंकिन को मिले अपार्टमेंट और 800,000 युआन सभी इस अथाह गड्ढे में डाल दिए गए। इन जांच सामग्रियों को पकड़े हुए मुझे कई तरह की भावनाएं महसूस हुई। जिस महिला से मैं कभी बहुत प्यार करता था वह ऐसी हालत में गिर गई थी। क्या मुझे उस पर दया करनी चाहिए? क्या मुझे उसे बचा लेना चाहिए? हम 5 मीटर से भी कम दूर थे, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे हम अलग अलग दुनिया में हों। उसका वजन बहुत कम हो गया था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिख रहे थे। उसके कपड़े और लुक पहले जैसे अच्छे नहीं थे। उसकी आंखों में एक मुश्किल भावना झलक रही थी। जब उसने मुझे देखा तो नफरत, गुस्सा और अफसोस था। जज ने फैंकिन से पूछा कि क्या वह कस्टडी बदलने के लिए राजी है। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और चुप रही। जज ने फिर पूछा और तभी उसने अपना सिर उठाया और भारी आवाज में कहा, मैं सहमत नहीं हूं। फिर मुद्दई फैंकिन ने सबूत पेश किए। जज ने मेरी तरफ देखा। ओल्ड जेंग खड़ा हुआ और जज को कागजों का एक मोटा ढेर दिया। फैंकिन और सॉन्ग यू के गैर कानूनी फंडरेजिंग में शामिल होने का सबूत।